हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। देखिए बेटा, आपकी डिमांड पर हम लेकर के हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स पार्ट। ओके, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले बेटा आपको मैं जो इस चैप्टर का एक निचोड़ यानी कि ऑल द फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ओके तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, किसी और चैनल से या स्कूल में, सब जगह पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना बेसिक इंट्रोड्यूस करवाऊँ थोड़ा सा कि एक्चुअल में क्या क्या रिवाइज आपने करना है और क्या क्या आपने पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात बेटा अगर हम करें तो सबसे पहली बात आती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट गिवन अप बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, और जहां पर आपको पता है ये होती है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्स इसकी यूनिट्स होती है। ये चार्ज होता है आपका, और ये क्या टाइम, टाइम आपको पता है सेकंड्स में होता है। और ये आपका और आई फॉर करंट, ठीक है, जो कि क्या होता है एम्पियर्स होता है। एम्पियर यानी कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज है बेटा जो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, एमीटर यूज करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। और ये हमेशा बेटा कहां कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, सीरीज। ठीक है, कहां कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होती है, लो या जीरो होती है। ठीक है, हैविंग लो रेजिस्टेंस, यहां हम कह सकते हैं जीरो रेजिस्टेंस होती है। ठीक बेटा, अच्छा दूसरा जो फॉर्मूला है आपका वो है वोल्टेज वाला, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने वाला, जिसमें आपको पता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट गिवन अप बाय वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो आपको पता है इसकी यूनिट थी वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। और इसकी अगर बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन की बेसिकली यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट जूल्स होती है। क्या होती है, जूल्स। और उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल जे से। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब ये क्यू की तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ओके। थर्ड जो कॉन्सेप्ट आपका आता है बेटा वो आता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या है आपको पता होगा कि ओम्स लॉ ये कहता था, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओम्स लॉ में आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां से हटाते हैं तो आपको पता है क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर। और आर यहां पर क्या बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के अमाउंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, बाकी जो भी इसकी डेफिनेशंस वगैरह है वो आप पढ़ लेना बेटा। ठीक है, ओके, देखो क्लियर होगी बात। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो आपको पता है इसकी यूनिट होती है ओम्स। ओम्स इसकी यूनिट होती है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है बेटा, किस तरीके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बना लेना बेटा अच्छी तरीके से। ओके, और बाकी सब तो आपको पता ही है, आई फॉर करंट, वी फॉर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट। ओके, क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है। अच्छा, अब यहां से बेटा एक क्वेश्चन आता है ग्राफ की। अगर हम बात करें ग्राफ की, अगर हम बात करें V पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है बेटा इनका जो ग्राफ बनता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर आपको पता है करंट आता है, ठीक है, यहां पर आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके बेटा, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, देखो एक बार। ठीक, अब बेटा आपको पता है इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और स्ट्रेट लाइन में जो उसका स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा करंट अगर हमारा I1 था और यहाँ पर करंट हमारा I2 था, तो I1 करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कि हमारा था V1। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम एक, और यहाँ पर V2 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ये जो स्लोप आपका है, ये जो थीटा आपका है, tan थीटा, ये कैसे निकालेंगे आप, ऑब्वियसली पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1।
ठीक है, और जो कि हमारा क्या स्लोप हो गया हमारा, ये मिल जाएगा v अपॉन में i दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक, बात समझ में? तो ओके, तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट का हमें ग्राफ होगा, दैट उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव्स यू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर। इट्स क्लियर? क्लियर बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, तो ये तो ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका ये वाला, कि अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको पता होगा कि वो रेजिस्टर, जो वायर की जो कंडक्टर हमारा है, ठीक है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एंड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस मटेरियल का वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको पता ये होता है रो एल अपॉन में ए। पढ़ा आपने बेटा? एल फॉर लेंथ, और लेंथ की यूनिट हमारी होती है मीटर में, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है, दैट्स इट। ओके, और रो मीन्स होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? बात क्लियर है ना? है ना? देखो आपको पता होगा बेटा, अगर मैं वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा तो आपको पता है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट क्या पता है बेटा? आई जो होता है वी अपॉन में आर होता है ना? यानी करंट जो है इनवर्सली डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। क्लियर बात है? वैसे ही देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है इसकी बात चल रही है, ठीक है, इस सरफेस की बात चल रही है, वायर के सर्कुलर पार्ट की बात चल रही है। ठीक है बेटा? ओके, क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना? वो क्या क्या मिलेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, टिल दैट इसको आप पोस्ट करके नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करें। ओके, तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से भी क्लियर हैं, और अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? ओके ओके बेटा, हमने बेटा अभी फिलहाल तो हम न्यूमेरिकल्स पार्ट पे ही फोकस करेंगे। पहले आपको मैं सारा एक बार क्लियर करूँगा। देखो अब बेटा आपको पता है रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस आपने निकाली थी उसका फॉर्मूला आपका ये था, रो एल अपॉन में ए, ये था। ठीक है बेटा, तो क्या हम यहाँ से रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं ऐसे करके? देखो बेटा, आर इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में एल। ठीक है, और ये क्या होगी? हमारा रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है ओम मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक बेटा, बात समझ में आती है? ओके, अब देखो बेटा, इसके बाद आपने पढ़ा था पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस के बारे में, आपने डीपली पढ़ा होगा सीरीज कनेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करा होगा? पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस के बारे में डीपली पढ़ा था। और देखो बेटा, अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं या सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या इफेक्ट होता है ना? पैरेलली जो है हमें डोमेस्टिक सर्किट जो हमारा होता है वो पैरेलल कनेक्शंस क्यों होता है वो आपको पता ही होगा, है ना? ठीक है, कॉन्सेप्ट तो पता ही है आपको। तो हम सीधा आते बेटा मुद्दे पे। देखो, अगर पैरेलली कनेक्शंस की हम बात करें, किसके लिए? पैरेलल कनेक्शंस की बात करें, तो अगर हमारे पास रेजिस्टर्स है R1 है और R2 है और R3 है, सपोज किस तरीके से कनेक्टेड है, ये हमारे पास है। ठीक है, ओके बेटा, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत बेटा बता देना मुझे। ठीक है, ये हमने लगा दी यहाँ पर बैटरी या सोर्स लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लगा दी की, और यहाँ कनेक्शन करते हैं एमीटर का। ठीक बेटा, अब सुनो बात। अब आपको पता है बेटा, जब पैरेलली कनेक्शंस होता है तो रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है? मिनिमम होती है। पैरेलल कनेक्शंस में क्या होती है? रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ध्यान रखना बेटा, पैरेलल कनेक्शंस में सबसे कम रेजिस्टेंस होती है।
ठीक है, इसीलिए जो आपका कहते हैं कि डोमेस्टिक जो कनेक्शंस आपका है दैट विल बी इन पैरेलल। ओके, और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अगर पैरेलल कनेक्टेड होगा तो अगर आपका एक अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो आपका बाकी अप्लायंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है, डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स वाई। ठीक, अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस जब आप निकालते हैं तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शंस का ये फॉर्मूला होता है। जितनी भी रेजिस्टेंस आपके हैं उनको आपने बस इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है, और बाकी आपने फिर उसको क्या कहते हैं उसको रेसिप्रोकल करके आपने आर पे निकाल देना। अगर हम सीरीज कनेक्शंस की बात करें बेटा तो आपको पता है सीरीज कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, आप प्रॉपरली बना लेना। ठीक है, मेरी रेजिस्टेंस कुछ डांस कर रहे हैं इन डिफरेंट मैनर, ओके, आपके रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। ठीक बेटा, बात समझ में गई सीरीज कनेक्शन। अच्छा एक बात हो, पैरेलल कनेक्शंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है सभी अप्लायंसेस के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। क्या होता है, V रिमेन सेम, I जो होता है वो वैरी करता है, I वैरी करता है। कैसे, देखो अगर यहाँ पर I नाम का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से आता क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, समझ आते, ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और फिर जब यहाँ से आएगा तो टोटल आपका I करंट होगा। समझ बात, टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वो तो I है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, क्योंकि डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस के आपको पता है डिफरेंट अमाउंट की रेजिस्टेंस है और डिफरेंट अमाउंट में करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन जब बेटा हम इसकी बात करते हैं, इसकी सीरीज कनेक्शंस की, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सीरीज कनेक्शंस आप लगा सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो पैरेलल कनेक्शंस आपका होगा। ठीक, दैट्स गुड। अब यहाँ पर जब करंट की बात करें तो बेटा करंट जो है सेम होता है, सेम फ्लो करता है सभी अप्लायंसेस के अंदर से, आई नाम का करंट ही फ्लो कर रहा होगा सब में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा भाई, देखना। ठीक है, और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वो वैरी करती है, वो वैरी करती है। कैसे, देखो इसकी वोल्टेज की बात करें तो ये V1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो उसकी वोल्टेज हम V2 मान लेते हैं, और इसकी बात करें तो हमारी V3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगी वो तो आपको पता है बेटा ना, टोटल वोल्टेज तो ये रहेगी ना, क्या, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है, जैसे यहाँ पर करंट की बात करें तो यहाँ पर करंट कैसे निकलेगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 होता है। ओके, क्लियर बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के दौरान या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, फिर पावर का एक फॉर्मूला आता है, देन हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, ओके, और अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे एक्सप्रेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, ओके, एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए उनको क्लियर करके देन न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे हम। ठीक है, आपने पेशेंस यहाँ तक बना के रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब सुनो बेटा, देखो बात समझो आगे। अब यहाँ पर एक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कौन सा लॉ आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है क्लास, वेरी गुड। अब बेटा आपने यहाँ देखा था जो हीट एनर्जी आपकी होती है वो आपकी निकलती इस तरीके से, आई का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। ठीक, आपको पता है ये होती है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और बेटा जब एनर्जी की बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। जो तो पता ही आपको यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। ओके, आई आपको पता है बेटा करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और यूनिट इसकी वैसे एम्पियर होती है। ठीक है, आर फॉर रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है, टी फॉर टाइम इन सेकेंड्स, रेजिस्टेंस इन ohms। अब बात समझ में बैठ, देखो एक्चुअल में क्या है, किसी भी अप्लायंसेस को अगर आप काफ़ी समय तक चलाएंगे, टाइम बढ़ता जाएगा तो वो क्या होगा, हीट एनर्जी भी बढ़ती जाएगी उसकी, है ना। यानी कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द टाइम।
दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे आप तो ऑब्वियसली बात है उसका हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर करंट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है अप्लायंसेस के अंदर हीटिंग जो इफेक्ट होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्लियर बेटा। और यहां से आप हीट एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें मेंशन है तो, ठीक। अब आता है बेटा आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर। देखो बेटा, पावर की एक्चुअल में हम बात करें तो आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है एक्चुअल में। पावर की बात करें तो वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है एक्चुअल में। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। लेकिन बेटा आपको पता होगा कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि जो V आपको होता है वो होता है W अपॉन में Q के बराबर होता है। तो क्या यहां से आप W निकाल सकते हैं V इंटू Q करके? निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको कंक्लूजन मिलेगा द पावर इज इक्वल्स टू V इंटू Q अपॉन में T। इट्स क्लियर नॉट? समझ में आ रही बात? और आपको पता है बेटा Q अपॉन में T इज बेसिकली द करंट। आपको पता है ना, करंट जो होता है हमारा Q अपॉन में T के बराबर होता है। तो हमारा पावर यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, पावर मिल जाएगा V इंटू में I। ओके, अगर बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और करंट पता है तो आप पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको पावर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आप करंट निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस रिलेशन का। आर यू गेटिंग वन नॉच? समझ रहे बात को? देखो अब बेटा एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा हमारा पावर का। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है बेटा, V की जगह पे हम IR लिख देंगे तो ये होगा I स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है V इक्वल्स टू IR। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, सेकंड फॉर्मूला, जब हमें रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है। तीसरा फॉर्मूला यहां से जो बनेगा वो आपका बनेगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। वो भी इसी रिलेशन से होगा क्योंकि आपको पता है कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, V अपॉन में R के बराबर होता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपके पास तीन रिलेशंस है टू फाइंड आउट द पावर ऑफ अ गिवन रजिस्टर या गिवन अप्लायंसेस, ओके, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आपको मेंशन क्या है, समझे? ओके, और कुछ बेटा नहीं? चलो, अगर हम यूनिट की बात करें, पावर की यूनिट की बात करें तो वो होती है वॉट, ठीक है। और वॉट मीन्स कैपिटल W हम देखते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट, ठीक है बेटा, ये बात आपने ध्यान रखना है, क्लियर? अच्छा, अब बेटा अगर आप किसी 1 किलो वॉट पावर के अप्लायंसेस को अगर आप यूज कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो वहां पर एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है 1 kWh, वो बेसिकली क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर इतनी बात क्लियर है बेटा? देखो, अगर हम बात करें 1 kWh की हम बात करें तो बेसिकली बेटा ये क्या है, ये है 1 यूनिट के बराबर है। जो 1 यूनिट बिल आपका आता है ना, जो यूनिट्स आपकी मीटर में बढ़ती रहती है, एक्चुअल में 1 kWh 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक बच्चे? अब आपको बेटा समझ में आ गया कि एक्चुअल जो पावर है ना बेटा, कि अगर हम किसी भी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, उसके पावर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है बेटा पावर क्या होता है, पावर की यूनिट आती है वॉट में होती है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अगर 1 घंटे के लिए आप यूज़ कर रहे हैं 1 किलो वॉट पावर वाले अप्लायंसेस को, तो उसमें जो आपका क्या कहते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड होगा दैट इज़ 1 यूनिट, यानी क्या कहते हैं 1 यूनिट जो है एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। क्या होगी? एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है बेटा, 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, देखो कैसे, देखो, तो आई होप बेटा इतनी बात समझ में आई। देखो है ना, 1 kWh का मतलब होता है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है बेटा। क्या हुआ? 1 यूनिट एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम्ड हुई है। क्लियर बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, ओके दैट। अब बेटा एक्चुअल में क्या है, देखो आपको पता है 1 किलो वॉट यानी कि 1000 वॉट है ना बेटा, और 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो अगर हम बात करें इसको बिल्कुल लिखे तो हमारे पास आएगा 33.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स इज बेसिकली द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 यूनिट। इट्स क्लियर? डन? ओके बेटा, तो यही बेटा आपको ध्यान रखना है एक्चुअल पावर में, कि अगर आपसे यूनिट्स के बारे में पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है 1 यूनिट मीन्स 1 kWh, यानी कि 1 किलोवाट अगर हम 1 घंटे के लिए यूज करें दैट इज कॉल्ड द 1 kWh। डन?
ठीक, अभी तक जितना भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, फॉर्मूलाज बताए हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके आपको जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। और एक तरीके से बेटा आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो गया है। नहीं, अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स की, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट करके जरूर जाएं। ओके, ठीक है बच्चे, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। लेट्स कंटिन्यू विथ सम न्यूमेरिकल्स। टिल दैट टेक केयर एंड जय हिंद।